आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण या फिर वेदांग? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, वेदांग। क्योंकि वेदांगों को हिंदू धर्म के सहायक विषयों के रूप में विकसित किया गया था, जो वेदों के अध्ययन से जुड़े थे। वैदिक काल के अंत में लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य इनका विकास हुआ था। वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है। शिक्षा जो है उसमें वैदिक पाठ के नियम पर केंद्रित है। छंद जो है काव्यमकता से संबंधित है। व्याकरण भाषाई विश्लेषण से संबंधित है। निरुक्त जो है वो व्याख्या की खोज से संबंधित है। कल्प जो है अनुष्ठान और संस्कार पर, और ज्योतिष जो है वो खगोल विज्ञान पर केंद्रित है। इसलिए इसका डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वेदों और ब्राह्मणों के निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ऋग्वेद, तैत्तिरीय, यजुर्वेद, ऐतरेय, सामवेद, कौशितकी और अथर्ववेद, गोपद। तो कौन जो है वो सुमेलित नहीं है या सही ढंग से सुमेलित है? सॉरी, कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, सही आंसर है जो है वो आपका है डी ऑप्शन, अथर्ववेद। क्योंकि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम है ऐतरेय और कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके नाम है तैत्तिरीय और शतपथ। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं जैमिनी और छांदोग्य। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है आपका गोपद। तो यही जो है सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियों की सूची है? अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, अम्बट्टू सुत्त या अभिधम्म पिटक? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, खुद्दक निकाय। खुद्दक जातक कहानियां जो हैं जो बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों का वर्णन करती हैं और थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली सिद्धांत का हिस्सा है। और जो ये बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध के पूर्व की जन्मों की जातक कहानियां हैं वो सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय में पाई जाती हैं, जो एक प्रकार के ग्रंथों का संग्रह है। जातक कथाएं जो है वो नैतिक भाषण है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों में अर्जित गुणों और ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं, जिसका परिणाम सिद्धार्थ गौतम के रूप में उनकी अंतिम पुनर्जन्म के रूप में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका है कि आचरण सूत्र जैन भिक्षुओं के अनुशासनात्मक नियम और व्यवहार हैं। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। नामधम्म कथा सूत्र महावीर के उपदेश शामिल हैं। परिशिष्ट पर्व 16 महाजनपदों की सूची शामिल है। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, परिशिष्ट पर्व। क्योंकि परिशिष्ट पर्व के ग्रंथ में, जिसे स्थविरावली के नाम से भी जानते हैं, और परिशिष्ट पर्व जो है वो हेमचंद्र के द्वारा लिखा एक जैन ऐतिहासिक वृतांत है। और यह जैन धर्म उनके संतों को इतिहास से संबंधित है। और 16 महाजनपदों की सूची जो है वो परिशिष्ट पर्व सूची में, परिशिष्ट पर्व ग्रंथ में नहीं मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे? चंद बरदाई, जयानक, दोनों या दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान, दलपंगुल और राय पिथौरा के नाम से भी जानते हैं, और जो चौहान वंश के प्रमुख शासकों में से एक थे। चौहान वंश के संस्थापक जो हैं
वो वासुदेव हैं। ठीक है, और इन पृथ्वीराज चौहान तृतीय के या पृथ्वीराज तृतीय के दो दरबारी कवि थे। एक का नाम है चंद्रबरदाई और दूसरे का नाम है जयानक। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो रचना के लिए जाने जाते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन कारनामों और रोमांच का वर्णन करते हैं। यह ग्रंथ राजा और उनके समय के बारे में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को लोक कथाओं के साथ मिश्रित किया गया है। जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजया नामक ग्रंथ लिखा, जो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल और उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। यह ग्रंथ अपने ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के लिए मूल्यवान है और चंद्रबरदाई द्वारा प्रदान की गई कथा का पूरक है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या फिर बिंबिसार। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि मेगस्थनीज जो है वो 302 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस प्रथम निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। एक राजदूत के रूप में उनकी भूमिका हेलेनिस्टिक राज्यों और मौर्य राज्यों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित करने और राजनीतिक गठबंधन को बढ़ावा देने की थी। मेगस्थनीज की रचना इंडिका के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जो भारत में उनके अवलोकन और अनुभवों का विस्तृत विवरण है। इसलिए इसका ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यात्री और उनके राजवंश के दौरान कि फाहियान किस काल में आया, किस राजवंश के? ह्वेनसांग, अल-मसूदी और इब्न बतूता। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है फाहियान जो है वो गुप्त वंश में आया, ह्वेनसांग वर्धन काल में आया, अल-मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश में आया और इब्न बतूता जो है वो तुगलक वंश में आया। अगर फाहियान की बात करें तो फाहियान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने गुप्त वंश के शासनकाल में, खासकर चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग एक दूसरा चीनी बौद्ध भिक्षु था जो वर्धन शासनकाल में आया। अल-मसूदी एक अरब इतिहासकार और भूगोल वेत्ता था। ठीक है, और इसी ने अपने कार्यों में भारत में राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में लिखा, और इसमें मुरुज अल दहाब भी शामिल है, यानी स्वर्ण के मैदान जिन्हें मुरुज अल दहाब भी कहते हैं। इब्न बतूता एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल के दौरान आया था। इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख उसका काल सही सुमेलित नहीं है? खारवेल का हाथी गुम्फा, रुद्रदामन का जूनागढ़, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्त और पुलकेशन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्त। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। क्योंकि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कलिंग शासक खारवेल के काल का है, और खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में विशेषकर 200 या 250 ईसा पूर्व में शासन किया था। ठीक है, बाकी और जूनागढ़ की बात करें तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ शिलालेख जो है शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा 150 में निर्मित करवाया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल की सुदर्शन झील एक तूफान से पूरी तरह तबाह हो गई थी, जिसका रुद्रदामन ने जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फ्रूट और अरुण सोलंकी प्रसिद्ध थे भूवैज्ञानिक के रूप में, वास्तुकार के रूप में, चित्रकार के रूप में या फिर अर्थशास्त्री के रूप में? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, भूवैज्ञानिक के रूप में। रॉबर्ट फ्रूट जो हैं इनको भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है,
और अरुण सोलंकी को भारत में भू विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान से संबंधित अनुसंधान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची 1 में स्थान दिए गए हैं, सूची 2 में नदियां दी गई हैं, जिसमें हड़प्पा, चन्हुद्रो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो इसका कौन सा सही है? तो इसका सही जो आंसर है, हड़प्पा जो है और रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। चन्हुद्रो जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। सॉरी, चन्हुद्रो जो है हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। चन्हुद्रो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है वो घग्गर के किनारे है और धौलावीरा जो है वो लूनी के किनारे है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया जाता है? नृत्य करती हुई महिला की कांसे की प्रतिमा, मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियां, पशुपति शिव की मुहर या फिर दफनाए गए मृतभांड। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दफनाए गए मृतभांड। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोहनजोदड़ो से बृहद अन्नागार, बृहद स्नानागार, नृत्य करती हुई महिला की कांसे की प्रतिमा, मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की टाइट आकृतियां, पासा, पशुपति शिव की मुहर, जबकि दफनाए गए मृतभांड जो हैं ये सुरकोटदा से प्राप्त हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण या फिर भीष्म पुराण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न है, भगवत गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? शांति पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व या फिर कर्ण पर्व। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भीष्म पर्व। और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसका उपवेद है और सही सुमेलित है? आयुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, शिल्पवेद, ऋग्वेद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है इसका सही है, क्योंकि धनुर्वेद जो है यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और यह तीरंदाजी और सैन्य विज्ञान का ग्रंथ है, जिसमें युद्ध कला और मार्शल आर्ट शामिल है। आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है, ना कि सामवेद से। गंधर्ववेद जो है वो अथर्ववेद से ना जुड़ा होकर यह सामवेद से जुड़ा हुआ है। और शिल्पवेद जो है वो ऋग्वेद से जुड़ा होकर नहीं, यह अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। इसलिए सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि भारत की दार्शनिक शाखा और उनके संस्थापक कौन है? इसमें सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सांख्य के जो हैं वो कपिल हैं, योग के जो हैं पतंजलि हैं, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के जो हैं न्याय के गौतम और वैशेषिक के कणाद। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित 10 राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? गंगा,
यमुना, सरस्वती, परसरणी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, परसरणी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में नियोग शब्द का क्या अर्थ था? औषधि एवं रोगों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति, योग करने वाला व्यक्ति, एक प्रथा जिसमें विधवा अपने छोटे भाई से विवाह कर सकती थी, अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है, एक प्रथा जिसमें महिलाओं और सभाओं समितियों में भी भाग लेने की अनुमति है। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एक प्रथा जिसमें विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती है। परिवार के पितृसत्तात्मक चरित्र के बावजूद ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल की तुलना में बहुत बेहतर थी। वह सभाओं में भाग ले सकती थी, अपने पतियों के साथ बलिदान दे सकती थी। घोषा, लोकमुद्रा, अपाला ऋचाओं की प्रसिद्ध महिला रचनाकार थी। ऋग्वेद में नियोग प्रथा प्रचलित थी। विधवा पुनर्विवाह का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में ये सब था, इसलिए सी ऑप्शन का जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, उपनिषद में उग्र शब्द का उल्लेख है। 100 गांवों का मुखिया, आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्रों का प्रशासक, शाही संदेशवाहक या सारथी, या फिर एक पुलिस अधिकारी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, एक पुलिस अधिकारी। क्योंकि उग्रस जो था एक पुलिस अधिकारी के रूप में जाना जाता था। 100 गांव के मुखिया को सतपति कहते थे, सतपति कहते थे। आदिवासियों के कब्जे वाले क्षेत्रों के प्रशासक को स्थापति कहते थे, स्थापति कहते थे। और शाही संदेशवाहक या सारथी को वाजपेय कहते थे, वाजपेय कहते थे। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, मगध के निम्नलिखित राजवंशों के शासनकाल पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। तो इसका कौन सा जो है सही क्रम? तो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। हर्यक वंश की स्थापना जो है बिंबिसार ने की थी, और शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, और मौर्य वंश की स्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश, निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय, धर्मचक्र परिवर्तन, उनके भौतिक अस्तित्व का अंत, महापरिनिर्वाण, गृह त्याग। तो कौन जो है वो सही सुमेलित है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, निर्वाण, बुद्ध का ज्ञानोदय। ऐसा इसलिए है कि बौद्ध धर्म में निर्वाण को ज्ञान प्राप्ति की अवस्था से है। यह वह क्षण है जब गौतम सिद्धार्थ ने 35 वर्ष की आयु में बौद्ध गया में बोध वृक्ष के नीचे पूर्ण समझ या ज्ञान प्राप्त किया था। इसी घटना को बोध या ज्ञान प्राप्त कहते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन, इस शब्द का अनुवाद चक्र का घूमना है। यह सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है। धर्मचक्र परिवर्तन। महाविनिष्करण का मतलब है घर का त्याग करना, घर का त्याग करना। और महापरिनिर्वाण का मतलब है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।